1 फरवरी, देश का बजट। एक ऐसा दिन जिस दिन बड़े बड़े राजनेता से लेकर बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, बिल्डर, इन सभी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। जिसे नहीं होता वो है बस हम और आप, क्योंकि ये ना तो हमें स्कूल में सिखाया जाता है और ना ही कॉलेज में। और टीवी पर समझने की कोशिश करो तो समझाते कम है और झगड़ा ज़्यादा करते हैं। कल ही मैंने एक क्लास 12th के स्टूडेंट से पूछा, भाई बता हमारे भारत में किस तरह का बजट तैयार किया जाता है। तो वो बोलता है बजट होता होगा ऐसे ही कुछ। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो देखा आपने, ये है अपने देश की हालात। तो क्या सच में बजट समझना इतना मुश्किल है? और आखिर बजट बनता कैसे है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम आम आदमी के लिए क्या खास होने वाला है इस बजट में, जानेंगे और सीखेंगे सब कुछ इस इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार वीडियो में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Those with income up to 5 lakh do not pay any tax. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बजट होता क्या है। आई नो, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम होगा, लेकिन फिर भी बजट के आगे की प्रोसेस समझने के लिए हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है। जो बजट को समझने का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल हमारे घर में ही है, वो है हमारी प्यारी माँ। माँ हर महीने की शुरुआत में बजट बनाती है, जिसमें कि अगर पापा की इनकम मान लो 10 से 20 हज़ार रुपये होती है, तो उसी 10 से 20 हज़ार रुपये में पूरे महीने कैसे निकालने हैं, इसके लिए वो एक लिस्ट बनाती है जिसमें कि घर के सारे खर्चे लिखे हुए होते हैं कि राशन घर में कितना आने वाला है, दूध वाले को कितने पैसे देने हैं, केबल वाले का कितना पैसा बनता है, और अगर फ्यूचर में किसी रिश्तेदार की शादी आने वाली है तो उसके लिए हमें कितने पैसे अलग से रखने होंगे। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा, बजट इज नथिंग बट लिस्ट, जिसमें कि वो सारे खर्चे लिखे होते हैं जो कि हम फ्यूचर में करने वाले हैं। ऐसे ही देश को चलाने के लिए बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि रोड बनाने का खर्च, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने का खर्च, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी करने का खर्च, रेलवे का खर्च, और ऐसे ही बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन सभी का एक लिस्ट तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं बजट। अब ये तो समझ में आ गया कि बजट होता क्या है, लेकिन एक्चुअल में वो बनता कैसे है, मतलब कि उसकी प्रोसेस कैसी होती है और बजट कैसे तैयार किया जाता है। तो भाइयों, बजट को 3 स्टेप में बनाया जाता है। पहले स्टेप में हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हर एक मिनिस्ट्री से जाकर पूछती है कि भाई बताइए आप लोग को आने वाले समय में कितने कितने पैसों के खर्चे लगने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं नितिन गडकरी जी, जो कि हमारे देश के सड़क व परिवहन मंत्री हैं। उनसे निर्मला जी जाकर पूछेंगे कि गडकरी जी बताइए आपके रोड बनाने के क्या क्या प्लान हैं, आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इन सभी के लिए आपको कितने खर्चे लगने वाले हैं। तब नितिन गडकरी जी एक अमाउंट उनको बता देंगे कि मुझको इतना इतना खर्चा लगने वाला है, और वैसे ही फिर रेल मिनिस्टर और अलग अलग मिनिस्ट्री से ऐसे ही बात की जाएगी और उसके बाद सबसे एक अमाउंट लिया जाएगा। सभी मिनिस्टर से अमाउंट लेने के बाद सारे अमाउंट को जोड़कर टोटल खर्चा निकाला जाता है। अब टोटल खर्चा निकालने के बाद हम आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे, जिसमें कि अगर देश में फ्यूचर में कोई अनसर्टेन डिजास्टर वाली सिचुएशन आ गई, जैसे कि अभी रिसेंट आई थी कोरोना पेंडेमिक, या फिर फ्यूचर में कोई वॉर जैसी सिचुएशन आ गई, तो ऐसी सारी चीज़ों के लिए अलग से कुछ पैसा उस टोटल खर्चे में ऐड किया जाता है। उस पैसे को ऐड करने के बाद उसे फाइनेंस मिनिस्टर टॉप ऑफिशियल से अप्रूवल लेने के लिए भेजा जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद इसे अलग अलग जैसे कि बिजनेसमैन, फार्मर, ट्रेड यूनियन को दिखाया जाता है कि देखो भाई ये हमारे बहुत सारे खर्चे के एस्टीमेट हैं, अगर आपको इसमें कोई भी सुझाव देना है तो आप दे सकते हो। और इसके बाद हम अब आते हैं अपने अंतिम और थर्ड स्टेप पे, जिसमें कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी दोनों मिलकर एक्चुअली में बजट को डिक्लेयर करती है, जिसमें कि वो सारे खर्चों को लोगों के सामने लाती है। तो ऐसे तैयार होता है बजट, जिसे बनाने के लिए 6 महीने पहले से ही काम शुरू कर दिया जाता है, और जो लोग इस पर काम कर रहे होते हैं उन्हें एक कमरे में 6 महीने तक के लिए लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट डाटा लीक ना हो जाए। सो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करते हैं कि बजट कितने तरीके के होते हैं और इंडिया में किस तरीके के बजट को तैयार करते हैं। तो भाइयों, पूरी दुनिया में मेनली 3 प्रकार के बजट तैयार किए जाते हैं। पहला है फिजिकल सरप्लस बजट, यानी कि ऐसा बजट जहां सरकार के खर्चे कम है और इनकम ज़्यादा है, जैसे कि यूएस, चाइना और रशिया हो गया। दूसरा है फिजिकल बैलेंस बजट, यानी कि ऐसा देश जहां उनके खर्चे और इनकम दोनों ही बराबर हैं, जैसे कि जापान हो गया, सिंगापुर, दुबई। और तीसरा लास्ट फिजिकल डेफिसिट बजट, यानी कि ऐसा देश जहां के सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम बहुत ही कम है,
यानी कि उस देश को लोन लेना पड़ता है वर्ल्ड बैंक और बहुत सारे दूसरे देशों से। और यही आता है हमारा देश भारत। फिजिकल डेफिसिट वाला बजट यहाँ पे तैयार किया जाता है। और इस साल भी इसी तरीके का बजट बनाया गया है, जिसमें कि हम टैक्सेस के थ्रू 33 लाख करोड़ रुपए कमाएंगे, जिसमें कि 10 लाख करोड़ रुपए पूरे स्टेट्स के बीच बांटे जाएंगे। तो अब सरकार के पास बच जाते हैं 23 लाख करोड़ रुपए। और इसी के साथ साथ सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होने वाले हैं, जो कि लोगों के द्वारा फाइन्स और एक्स्ट्रा चार्जेस ये सारी चीजें शामिल होंगी उसमें। तो अब इस 3 लाख करोड़ रुपए को मिलाकर हमारे देश की इनकम हो जाती है 26 लाख करोड़ रुपए, जो कि केंद्र सरकार द्वारा एस्टिमेट किया गया है। और वहीं इसके अपोजिट 45 लाख करोड़ रुपए एस्टिमेट किया गया कि हमारा खर्चा होने वाला है, यानी कि 19 लाख करोड़ रुपए ज्यादा। और ये 19 लाख करोड़ रुपए हमको लोन लेना होगा, जिस पर कि हमसे तगड़ा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और ये सारी चीजें आप गूगल पर यूनियन बजट टाइप करके रेवेन्यू रिसीप्ट में जाकर देख सकते हो। अब आते हैं अपने लास्ट एंड कंक्लूडिंग पॉइंट पे, क्या खास होने वाला है हमारे लिए इस साल के बजट में। तो इसमें पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पिछले साल यहां पर 2.4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था, वहीं इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा किया जाने वाला है, जिसके कारण इस साल रोड, ट्रेन, एयरपोर्ट ज्यादा बनाए जाएंगे। यानी कि जहां पिछले साल रोड पर 1,87,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था, वहीं ये बढ़ाकर इस साल 2,70,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर रेल की बात करें तो जहां पिछले साल इस पर 1,37,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया था, वो अब बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो अब यही सवाल आता है कि इससे हम आम जनता को कौन कौन से फायदे होने वाले हैं। पहला तो ज्यादा रोड बनेंगे तो इसके कारण वहां पे सीमेंट, स्टील, लेबर, इंजीनियर, इन सारे लोगों की भारी मात्रा में रोजगार मिलेंगी। और दूसरा तो रोड बनने के कारण वहां पे छोटे छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बड़े व्यापारी अपना बिजनेस डालना चाहेंगे, जिसके कारण भारी मात्रा में जॉब क्रिएट होगी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर रोड अच्छे बन जाएंगे तो पहले जहां कोई भी सामान लाने या फिर भेजने में 10 रुपए का खर्चा लगता था, वहीं अब ये 4 रुपए हो जाएंगे, जिसके कारण कोई भी व्यापारी का 6 रुपए यहाँ पर बच जाएगा। दूसरा है यहाँ पर MSME, यानी कि हम और आप जैसे छोटे व्यापारी के लिए क्या खास रहा इस बजट में। तो उनके लिए यहाँ पे ये खास था कि उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी जो कि सरकार ने कम करने की कोशिश की है, वो ये कि जो भी छोटे व्यापारी होते थे उनका पैसा बड़े व्यापारी टाइमली पेमेंट नहीं करते थे, जिसके कारण छोटे व्यापारी के पास बिजनेस करने के लिए कोई भी पैसा नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम को लेकर सरकार ने बड़े व्यापारियों को साफ साफ बोल दिया है कि भाई अगर तुम छोटे व्यापारियों को टाइम पर पैसा नहीं दोगे तो उस पैसे पर तुम्हें भी कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण उस पैसे पर तुम्हें ज्यादा टैक्स पे करना होगा, जिससे कि ऐसा हो सकता है कि बड़े व्यापारी टैक्स बचाने के चक्कर में छोटे व्यापारियों का टाइम पर पेमेंट कर दे। और यहाँ पे तीसरा आता है स्टार्टअप, वो जो कि अपना नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। क्या खास रहा उनके लिए इस बजट में। तो भाइयों, जो भी इंडिया में नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनको जहां इंडिया में पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शनों का सामना करना पड़ता था, उनको गवर्नमेंट ने इस बजट में थोड़ा कम किया है। जैसे कि पहले इंडिया में बहुत सारे बिजनेस को इलीगल माना जाता था, आप इसको नहीं खोल सकते, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं है। इन सारे झंझटों को सरकार ने इस बजट में थोड़ा कम किया है। जैसे कि 39,000 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शनों को इस बजट में खत्म कर दिया गया है। और इसमें से मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि 3400 से भी ज्यादा ऐसे रूल्स जो कि बिजनेसेस को क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में खड़ा करते थे, उनको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। और इसी में दूसरी स्टार्टअप की बात करें तो भाई, जैसा कि आपको मालूम है, ज्यादातर स्टार्टअप शुरू में लॉस में ही रहते हैं। उनके लिए सरकार ने ये बोला है कि आपको जो पहले साल में लॉसेस होंगे उनको आप आगे साल में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि अगर इस साल में आपको कोई भी लॉस हुआ और उसके अगले साल में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं होगा, जो कि पहले केवल 7 साल के लिए होती थी, अब इसे बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है कि कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग बार बार चेंज नहीं होती रहनी चाहिए। तो अब आखिरी में बात करते हैं अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, सैलरीड एम्प्लॉय के बारे में, कि इनके बारे में क्या खास रहा इस बजट में। तो आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दूं कि भाई, आपकी जो भी सैलरी है वो 2 तरीके से उस पर टैक्स लगाए जाते हैं। पहला तो ओल्ड टैक्स रिजीम और दूसरा न्यू टैक्स रिजीम। अगर आप अपना टैक्स न्यू टैक्स रिजीम के अंडर फाइल करवाते हो तो जहां आपको पहले 5 लाख रुपए पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो अब आपको 7 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, आप टैक्स फ्री हो। लेकिन ये सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम, यानी कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम से अपना टैक्स फाइल करवाते हो तो आपको कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, मान लेते हैं 10 लाख या फिर 12 लाख, तो जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिलती थी,
यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, ये सारी टैक्स बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। सही सुना आपने, नहीं मिलेंगी। इसलिए आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम सही रहेगा, इसे ध्यान में रखकर ही अपना टैक्स फाइल करवाइएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को सही जगह तक पहुंचाने के लिए उसको जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो खत्म करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अभी तक हमारे चैनल को केवल 51% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सो हमको मोटिवेट करने के लिए और चैनल को प्यार देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन और कंटेंट आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।